हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आपको पता है कि आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम नवंबर के फर्स्ट वीक में है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी कमज़ोर मत करिएगा। डेली प्रैक्टिस सेट आते हैं, डेली टेस्ट आते हैं और ये सारे क्वेश्चंस जेन्युइन हैं, मतलब आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो अब आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप एनालाइज करें और ये सोचें कि जो मैंने पढ़ा है क्या वो यहाँ पर अप्लाई मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। जो भी नए कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें आप नोट करके और इमीडिएटली देखिए, मैं एक बात और ऐड करूँगा कि इस टाइम पर आप नोट्स ना बनाएं, मतलब ज़्यादा टाइम आप रिवीजन पर और डायरेक्टली मतलब माइंड टू माइंड कनेक्ट करें चीज़ों को, ठीक है ना। आप लिखित में मतलब ज़्यादा लिखा पढ़ी पर आप ध्यान ना दें। मेरा ये मानना है कि हम लोग ये सोच करके काफ़ी टाइम बर्बाद करते हैं कि इसे हम लिख लेते हैं और बाद में याद कर लेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी माइंड को थोड़ा ऐसे ट्रेन करोगे, ऐसे सेटअप करोगे कि चीज़ें सामने आपको दिख रही हो, इमीडिएटली वो याद होते जा रहा है, तो आपका टाइम बचेगा लिखने में। सोच ही ये रखा आपने कि मैं लिखने के बाद याद करूंगा, तो ये कंफर्म है कि वो लिखने के बाद भी याद हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए लिखने पर आप कम ध्यान दें। बच्चे पूछते हैं सर हमें नोट्स बनाने हैं आपके, तो क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए? तो मैं बस यही कहूँगा कि आप जो है नोट्स ना बनाएं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा यार, प्लीज़ देखिएगा, जिनके पास मेरा अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, प्लीज़ उसका आप दुरुपयोग ना करें। मतलब छोटी मोटी बातों पर आप डायरेक्टली कॉल ना करें। देखो, कॉल का मतलब होता है कि डायरेक्टली आप डिस्टर्ब करना। अब सपोज़ करो किसी का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो सर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? जो भी कुछ करेंगे वो साइबर कैफ़े वाले करेंगे, राइट? अगर आपकी तैयारी में कहीं पर कोई फॉल्ट है, अब देखो इतने सारे कॉल आते हैं कि मानो कस्टमर केयर मैं ही हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। आपके पास है वो बहुत अच्छी बात है, उसका सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन ये जो एक दुरुपयोग हो गया ना, अब जाहिर है एक पर्सन और 100 अगर 100 कॉल आएंगे, तो ऐसे करके कैसे काम चलेगा? तो प्लीज़ आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, आज का जो टेस्ट है उसमें से आपको पूरा 100% बिल्कुल सही करना है, गलत मत करना। पूरा बताऊंगा, निश्चिंत रहें। और जीके वाली सीरीज़ को मैम ने शुरू कर दिया है और उसका भी काफ़ी अच्छा आपकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स था। देखो, होना भी चाहिए। अब जायज़ है, देखो मैं जो मेहनत करता हूँ मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वेटेरन हूँ, एक्सपीरियंसड हूँ, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है ना। 10 मिनट का वीडियो का 10 मिनट में ही रिकॉर्ड हो जाएगा। बट शुरुआत में कोई भी पर्सन हो, उसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और कुछ समय के बाद वो बेहतर हो जाते हैं, और वो भी इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी पहले से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जायज़ है कि यूट्यूब पर आना और अपने आप को एक वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड करना, ये हर किसी के लिए बड़ी बात है। चाहे एक कितना भी बड़ा ऑफिसर अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन कैमरे के सामने अच्छे अच्छे इंसान नहीं बोल पाते हैं, ये होता है। खैर, बाय द वे, थैंक यू सो मच टू सपोर्ट एंड कीप लविंग। एंड इसी तरह से वीडियोस, जीके वाली सीरीज, क्वेश्चंस मेरे द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। आपके पेपर तक जो भी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं वो सब मैं उनको दे दूंगा, वो आपको करवा देंगी। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है उसका आंसर क्या होगा और उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है, राइट? ये होना चाहिए। तो सबसे पहली पकड़ आपकी क्वेश्चन पर ही होना चाहिए, ठीक है? कौन बोल रहा है ये डज नॉट मैटर, बस क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको अच्छी तरीके से अपनी ब्रेन में करिएगा। चलेगा, मैं वीडियो शुरू करता हूं। यहां पर देखो, पहला क्वेश्चन है कि दिस मैन वॉज एन अकम्प्लिस डैश द थीफ। क्या लगता है ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो आपके समझ में आ रहा है कि इसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिएगा, मैं आपको पूरा बताते जाऊंगा और हर चीज़ को आप जो है वो अब देखो नोट करने ही नहीं, डायरेक्टली माइंड में आप नोट करें कि सर क्या बता रहे हैं। देखिएगा, पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि अकम्प्लिस का मतलब होता है किसी भी गलत काम के अंदर सहयोग करना, मतलब अपराध में सहयोगी, उसे बोलते हैं अकम्प्लिस, यानी LICE, अपराध में सहयोगी। तो याद रखना है, इसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन चलता है, तो ये भी आपको याद करना ही है। क्या चलता है? ऑफ प्रेपोजिशन चलता है। आगे देखिएगा, द निक, जो जो चीज़ जरूरी है बताने की वही बताऊंगा। द निक यूनिट्स आर डिचैस्ड द मेन ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या लगता है ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, पहली बात, पिछली बार क्या हुआ था, एक प्लूरल बनाने के लिए आया था, तो याद रखना अगर लास्ट में वाई है और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है और प्लूरल बनाना है, तो इस वाई की जगह पर आपको डायरेक्टली IES लिख देना है, जैसे कंपनी का कंपनीज बना दिया है। अब इसके अंदर क्या कुछ नया कॉन्सेप्ट है क्या? बिल्कुल। देखो, याद रखना, डिटैच का मतलब होता है अलग कर देना, राइट? और मतलब एक तरह से सेपरेट कर देना। तो जायज़ है, अलग करेगा तो मतलब फ्रॉम आएगा, तो फ्रॉम यहां पर हो जाएगा, राइट? तो द निक यूनिट्स आर डिटैच्ड फ्रॉम द मेन ग्रुप ऑफ कंपनीज। आगे देखिएगा, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू योर सक्सेस। ये मैंने आपको प्रेपोजिशन की वीडियो में बताया था, आप प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। प्रेपोजिशन बहुत ज़रूरी है और वो 3 वीडियो हैं, बहुत सुपर वीडियोज़ हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप लिखेंगे तो लास्ट में आएगा TION, इसमें ऑन आता है, तो ऑन आता है तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन में जो प्रेपोजिशन आएगा वो कौन सा आएगा?
ऑन आ जाएगा। याद रखना कॉन्ग्रेचुलेट की जो प्रॉपर्टी होती है ना भाई, वो कॉन्ग्रेचुलेट के बाद एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद जायज़ है क्या हो जाएगा, ऑन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑन। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे देखिएगा, शी हैड ऑलवेज होप्ड दैट हर डॉटर वुड बिकम डैश डॉक्टर। क्या लगता है इस सेंटेंस में कुछ गलती है क्या? हाँ देखिए, गलती क्या है इसमें, सही करना है चारों में से। तो डॉक्टर आ रहा है इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा। सी हैड ऑलवेज होप्ड, उसने उम्मीद की थी हमेशा के लिए, दैट हर डॉटर वुड बिकम अ डॉक्टर, उसकी जो बेटी है वो क्या एक डॉक्टर बनेगी। तो ऐसे में जो पास्ट की ये उम्मीद है, तो ऐसे में जायज़ है बिकम अ डॉक्टर, ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे देखो, ड्यू टू हैवी, याद रखना ड्यू के बाद ट्यू यानी इसकी वजह से, ड्यू टू हैवी रेन्स वाटर हैड डैश इन द लो लेइंग एरियाज। तो वाटर, अब जायज़ इकट्ठे की बात हो रही होगी पानी वाने की, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैग्नेटेड। क्या होता है, स्टैग्नेटेड मतलब क्या हो जाएगा, देखो जायज़ है ना, यहाँ पर वाटर लिखा हुआ और वाटर के जमा होने के लिए एक सबसे अच्छा वर्ड होता है स्टैग्नेटेड। क्या बोलते हैं उसे, स्टैग्नेटेड, मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है ना गलियों के स्ट्रीट्स के अंदर, आपने देखा होगा, तो स्टैग्नेटेड होता है। ड्यू टू हैवी रेन्स, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वाटर है स्टैग्नेटेड इन द लो लेइंग एरियाज, जो लो लेइंग एरियाज हैं उनके अंदर पानी इकट्ठा हो गया है। तो वाटर अगर इकट्ठा हो रहा है तो स्टैग्नेटेड यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आपका एग्जाम कोई भी हो, तैयारी आप करिएगा बढ़िया तरीके से, और सिलेक्शन जो है वो एयरफोर्स नेवी को देख करके किया जाता है क्वेश्चंस का। अब देखिएगा यहाँ पर ये आपको ऑपोजिट बताना है, इन सब के अंदर ऑपोजिट बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है हॉस्टाइल। क्या लगता है आपको ये समझ में आ रहा है कि हॉस्टाइल का मतलब क्या हो सकता है? देखो सारे क्वेश्चंस का ये जो 36 है इसका ऑपोजिट बताना है। हॉस्टाइल का मतलब होता है एक तरह से, हॉस्टाइल का उल्टा क्या हो जाएगा पता है, फ्रेंडली हो जाएगा, क्योंकि हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, एंटागोनिस्टिक, एग्रेसिव, वही शत्रुतापूर्वक, उसे बोलते हैं हॉस्टाइल। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। तो फ्रेंडली पर हम कर देंगे, क्लिक कर देंगे भैया। आगे देखिएगा, इफेमिनेट, ये तो आपने खूब पढ़ा होगा। इफेमिनेट का उल्टा हो जाएगा यानी कि मैनली, मतलब पुरुष जैसा। भाई जायज़ है ना, इफेमिनेट का मतलब क्या होता है, नारी जैसा, मतलब स्त्री जैसा, है ना, उसे बोलते हैं इफेमिनेट। जायज़ है, फीमेल जैसा साउंड आ रहा है, फेमिन, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मैनली, MANLY। तो इसका उल्टा हो जाएगा मैनली। तो मैनली इज द राइट आंसर। समझ में आया? हर क्वेश्चन को समझ करके आगे चलिएगा। फेमिनाइन का मतलब होता है स्त्रीलिंग, ये आप याद रखें। आगे देखिएगा, रेप्रीमेंडेड, याद किया है ज़रूर। रेप्रीमेंडेड का मतलब क्या होता है समझे। रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है एक तरह से डांट फटकार, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसकी प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, रेप्रीमेंड का क्या हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा। बात करता हूँ मैं यहाँ पर लिखा हुआ जो ये रेप्रीमेंडेड है, इसके भी सिनोनिम्स होते हैं। जैसे किसी को एडमोनिश किया जाता है, समझे, अपब्रेड किया जाता है, UPBRAID, अपब्रेड, वही डांटना फटकारना। रिव्यू का मतलब क्या होता है, डांट फटकार होता है। और शाउटेड का मतलब चिल्लाना होता है। आगे देखिएगा, आगे है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का यहाँ पर जो उल्टा पूछा है वो बताना आपको, तो इसका भी आप याद रखें, वो होता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब असंतुलन, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, संतुलन यानी बैलेंस, स्टेबिलिटी, राइट। तो ये चीज़ याद हो जाएगा। चलेगा, ये इसका राइट क्या हो जाएगा बताओ, ये इक्विलिब्रियम का ए हो जाएगा, याद करते जाइएगा। इम्बैलेंस हो जाएगा मतलब बी वाला हो जाएगा। आगे देखिएगा, पॉसिटी, ये सारी स्पेलिंग्स आपको ऑलरेडी आपने याद कर रखी होंगी आपका टेस्ट है। तो पॉसिटी का उल्टा क्या होता है, मतलब प्लैंथोरा। देखो पॉसिटी का मतलब होता है कमी यानी लैक, स्कार्सिटी, डर्थ, उसका मतलब होता है कमी, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्लेथोरा, PLETHOR। तो प्लेथोरा मतलब वही प्रचुर मात्रा में होता है। आगे देखिएगा, प्रोनाउंस का मतलब उच्चारण करना, परस्यूड का मतलब होता है समझाना, किसी को समझाना, ठीक है, वो परस्यूड होता है, PERSUAD। परस्यूड की स्पेलिंग याद करिएगा। चलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, प्लेथोरा। अब आगे जो है ये आपको सिनोनियम बताना, 41 लेकर के चलेगा। तो क्विकन, क्विकन का सिनोनियम बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइए। क्विकन का मतलब होता है तेजी करना, स्पीड से, जल्दी करना, स्पीड अप, एक्सेलरेट करना मतलब तेजी करना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनियम, एक्सेलरेट हो जाएगा। डिले का मतलब क्या होता है, किसी को लेट कर देना,
ये तो नहीं हो सकता। एक है हिंडर, हिंडर का मतलब होता है रोकना या फिर ऑब्स्टिकल्स खड़े कर देना। एक है स्टॉप का मतलब रोक देना। आगे देखो ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट आपको बताना है। तो ट्रांजिएंट का मतलब होता है एक तरह से अस्थायी यानी टेम्पररी बोल सकते हैं, शॉर्ट लिव बोल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, ट्रांजिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्पररी इज द राइट आंसर। आगे देखिए ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, जो टिके। टाइमली मतलब समय पर, और ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी होता है। आगे देखिएगा, आगे कॉम्पेंशेट। तो कॉम्पेंशेट का मतलब क्या होता है, कॉम्पेंशेट का मतलब होता है कि मुआवजा देना, मेकअप फॉर, समझे, काउंटर बैलेंस करना, इवन ऑफ करना, क्षतिपूर्ति मुआवजा देना। ठीक है, कॉम्पेंसेशन मिलता है किसी को, है ना, जो मतलब खेतों के अंदर जो फसलें बर्बाद होती है तो सरकार द्वारा कॉम्पेंसेशन मिलता है, मतलब मुआवजा। अच्छा, अब इसका बाकी जो बचे हुए हैं तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, सॉरी वो मैंने गलत लगा दिया, मेकअप, मेकअप फॉर बोल सकते हो उसे। आगे देखिएगा, रिटेलिएट करना, समझे ना, अगर पाकिस्तान ने कुछ किया, चीन ने कुछ किया इंडिया के खिलाफ, तो जायज़ है इंडिया रिटेलिएट किया जाएगा। तो रिटेलिएट का मतलब क्या होता है कि प्रतिवाद, मतलब समझे ना, रिटेलिएट मतलब उसका प्रति उत्तर देना, समझे ना भाई, आप समझ जाइएगा मेरी भावना को, मतलब बदला लेना, हाँ ये सही है। मतलब अवेंज बोल सकते हैं, रिवेंज बोल सकते हैं, स्ट्राइक बैक, जैसे उसने स्ट्राइक किया तो स्ट्राइक बैक करेगा, तो रिटेलिएट करना। आपको जैसे ये जब पाकिस्तान हिंदुस्तान जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था, ठीक है, तो उसमें रिटेलिएट वर्ड न्यूज़ एंकर्स के द्वारा बहुत ही ज़्यादा बोला गया था। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, रिटेलिएट का मतलब अवेंज हो जाएगा। पार्डन माने माफ़ी, करप्ट मतलब वही भ्रष्टाचार, और रिजॉइस ये आपको, चलो मैं बताता हूँ, रिजॉइस का मतलब वही एंजॉय से संबंधित एक तरह से आनंदित होना। आगे बढ़ जाते हैं, ये सभी वो हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। एपिडेमिक याद कर लेना, इस बार आ सकती है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है बताओ, एपिडेमिक का मतलब होता है बुरी तरह से फैलना, वही कोई बीमारी होती है जायज़ वो बहुत ज़्यादा स्तर पर फैल जाती है। अच्छा, वही आउट स्प्रेड बोल सकते हैं, इरप्शन बोल सकते हैं। चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा वाइड स्प्रेड, मतलब बहुत बड़े इलाके में फैली है, वाइड स्प्रेड होती है, तो वो क्या होता है, एपिडेमिक ही होती है। बिल्कुल सही बात है साहब, याद हो जाएगा ना। एक है एंडेमिक, मतलब वही एक जगह पर स्थानिक है, लोकल स्थानीय होता है। नेचुरल का मतलब वही स्वाभाविक होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, एपिडेमिक वाइड स्प्रेड हो जाएगा। अब आपको देखो ये जो खाली जगह दे रखी ना भाई, इनको भरना है, इनकी जगह पर क्या आ सकता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे विद्यार्थी इस टाइम पर काफ़ी अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे अपने सिनोनिम्स के बारे में, एंटोनियम्स के बारे में। चलेगा, बाकी और जो रिमेनिंग है वो करवाता हूँ। टू गैदर रोजेज ओनली, इसका मतलब क्या होता है, यानी जीवन के सभी आनंदों का लाभ उठाना, मतलब टू सीक ऑल एंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, यहाँ पर हो जाएगा इसका एकदम सही वाला हो जाएगा। राइट, दीपक डिड नॉट केयर फॉर हिज फैमिली, ही वॉन्टेड टू सीक ऑल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, समझे, वो खुद ही अपने जीवन के सारे आनंद उठाना चाहता है। अच्छा, आगे देखो, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, मतलब क्लोज मतलब काफ़ी, आपने जो हाथों के पंजे ना वो एकदम जकड़ के रखे, मतलब समझे। तो अ क्लोज फिस्टेड का मतलब होता है एक तरह से कंजूस बोल सकते हैं उसे, माइजर बोल सकते हैं, MISER, माइजर। तो माइजर ही होता है, मतलब अ क्लोज फिस्टेड मतलब अपने फिस्ट को नहीं खोल रहा है वो। आगे देखेगा, टू फेदर वंस नेस्ट, यानी किसी की नेस्ट में किसी की, राइट, उसमें क्या फेदर लगा देना, समझे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से मौके का लाभ उठाना बोल सकता हूँ। यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से यही बेस्ट है, मतलब टू इनरिच वन सेल्फ व्हेन अपॉर्चुनिटी अकर्स। तो यहाँ पर जो सी वाला वो एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे आवर स्कूल इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो ऑफ द रेलवे स्टेशन, मतलब हमारा जो स्कूल है वो रेलवे स्टेशन के बस बगल में ही है, मतलब एक पत्थर भी फेंकोगे तो भी पहुंच जाएगा। तो स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, बहुत नज़दीक होता है इसका मतलब एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो एट अ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब आपका सी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे, आई वॉन्ट टू टेल यू इन अ नट शेल, लस्ट फॉर मनी एंड पावर ruined हर लाइफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इन अ नट सेल का मतलब होता है इन अ ब्रीफ मैनर, मतलब संक्षिप्त में। आई वॉन्ट टू टेल यू, संक्षिप्त में ऐसे बोल तो मतलब क्या हो जाएगा, इन अ ब्रीफ मैनर, मैं आपको बहुत संक्षिप्त में क्या बताना चाहता हूँ कि लस्ट फॉर मनी मतलब पैसे के लिए लस्ट, इच्छाएं बहुत ज़्यादा होना, तो मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, मतलब ruined हर लाइफ, उसकी ज़िंदगी को उसने बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी से सोच के क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा इन अ ब्रीफ मैनर। अब आपको कुछ मैं एरर्स देता हूँ, हर पेपर में करवाता हूँ। उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारे छात्र कहाँ पर खड़े हो रहे हैं इस टाइम पर, उनका ग्रामर कितना अच्छा हो गया। तो ये गलत मत करना भाई, सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी रखे मैंने। यहाँ पर देखो कुछ आर्टिकल, प्रेपोजिशन, हर तरह की एरर आपको मिल जाएगा। पैराडाइज लॉस्ट इज एपिक पोइम, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो गलती है वो आपके बताओ सी वाले पार्ट में है। ऐसा क्यों सर, एक बात बताओ, AEIOU उससे पहले हम क्या लगाते हैं भैया, तो एन लगाते हैं, तो एन आ जाएगा। तो देखो आर्टिकल की एरर आ गया। आप कहेंगे सर जी ऐसे तो मतलब ओ कितना इजी था, हम नहीं बता पाए। खैर, आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली over a long period of time he found that he had made no profit at all। क्या लगता है सेंटेंस के अंदर आपको कुछ गलती नजर आ रही है? भाई मुझे तो समझ में आ गई। ये कॉन्सेप्ट मैंने एकदम जोर से बताया था प्रेपोजिशन वाली वीडियो में। प्लीज़ प्रेपोजिशन वाली वीडियो देख लीजिएगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अब ऐसा क्यों हुआ, हार्डली की जगह पर ना भाई पहली बात तो हार्ड आएगा। ऐसा क्यों कहा कि यहाँ पर हार्ड क्यों आएगा वो समझ लीजिएगा, क्योंकि हार्डली और हार्ड में बच्चे समझने में बड़ा देर कर लेते हैं। आपको पता है ये जो ओवर है, ओवर इसमें लिखा है ओवर, ये क्या है, एक प्रेपोजिशन है। क्या है बताओ, ये प्रेपोजिशन है। जबकि इससे पहले आने वाला शब्द हार्डली क्या है बताओ, एक एडवर्ब है। और नियम ये होता है कि प्रीपोजिशन के पहले एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि ओवर के पहले हार्डली का इस्तेमाल नहीं किया जाता। समझना मैं क्या बताते जा रहा हूँ। तो एडवर्ब से पहले उसका जो है प्रेपोजिशन से पहले एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो प्रेपोजिशन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो ly लगा हुआ जो एडवर्ब है ना, उसको पहले तो आप एडजेक्टिव बना दो। तो इसे एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, अरे सीधी बात है ना, ly को हटा दो तो हार्डली में से ly चला जाएगा तो हार्ड बचेगा। और हार्ड जो होता है वो क्या होता है कि एडजेक्टिव होता है, और ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। तो देखो कितना अंदर से पूछा है ना, यानी कि प्रेपोजिशन के पहले क्या होता है, एडवर्ब नहीं आता, राइट। तो ऐसे में आपको ये समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी कि अब इसका हम एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे। तो फिलहाल में यानी कि ए वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। समझ में आया ना, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था यार। अब आगे देखिएगा, आगे आप निश्चिंत रहें, एकदम मस्त वाली चीज़ें कराऊंगा। एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, इस सेंटेंस के अंदर गलती है, हाँ जी बिल्कुल है। तो मैं सीधे पॉइंट की बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी नहीं होगा, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू। अब ऐसी मैंने क्यों बोला कि मी की जगह पर यहाँ पर माई क्यों आएगा, बताता हूँ। देखो इंटरप्टिंग क्या होता है कि जीरंड है ना, जिसके पहले जो मी है यानी कि वो ऑब्जेक्टिव केस है, जो कि गलत होता है। याद रखना कभी भी जीरंड के पहले जो भी कभी आता है ना कोई प्रोनाउन, तो वो हमेशा पजेसिव केस में आता है। इसलिए मी की जगह पर मैं पजेसिव केस लगाऊंगा मी का, तो मी का पजेसिव केस होता है माई। अगर यहाँ पर होता क्या होता, देम होता, तो मैं देयर कर देता। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर जीरंड कहीं आता तो उससे पहले पजेसिव केस चलता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस चलता है। तो ये बहुत अच्छा था। एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द माउंटेन्स आर अनयूजली कवर्ड विद आइस। कुछ बच्चे पूछते हैं सर आपके जितने आप करवाते हैं क्या उनसे फ़ायदा होगा? सर बहुत फ़ायदा होगा। आप जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर आप इसे चेक कर पा रहे हैं, और ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आप किस डायरेक्शन में इन चीज़ों को सीखेंगे। तो एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द माउंटेन्स आर यूजली कवर्ड विद आइस, एकदम सही है, इसमें कहीं पर भी कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, मुझे तो नज़र नहीं आई। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन IAS ऑफिसर, क्या लगता है ये सही है क्या? ये मुझे ना बहुत अच्छी तरह से रटा हुआ कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा स्टार्टिंग में वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ आ जाए तो इसके बाद जो नाउन चलेगा ये प्लूरल चलेगा, ये तो एकदम सही है। लेकिन जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, तो इसलिए यहाँ पर आर की जगह पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये आंसर की होगी ये मैंने बता दिया। चलेगा, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में जो है शेयर कर दूंगा। अब आप मुझे बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। एक बार मैं चलो आपसे पूछ ही लेता हूँ, ये क्या है, ये 35 क्वेश्चन है ना, तो 5 तो ये हो गए और 40 ये हो गए, यानी कि जायज़ है, ये भी 5 है ना, हाँ तो 10 क्वेश्चन ये हो गए, ये भी 5 है, ये 15 ये हो गए, और 15 ये हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या है बताओ, 15 16 17 18 19 20 क्वेश्चन हो गए, 20 21 22 23 24 25, क्या, अरे वाह क्या कितना अच्छा सेट लगा है।
आप मुझे बताइएगा कि 25 में से कितना आपने स्कोर किया, रियल स्कोर आप बताना, तो मुझे पता चलेगा हमारे बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और एक और बात, अगर इसमें जिस भी बच्चे के अगर 15 प्लस नंबर आ गए ना, समझ लेना उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और वो इंग्लिश में और अच्छा स्कोर कर सकता है, क्योंकि ये पेपर एक अच्छे लेवल है। तो इसलिए ये मतलब बताने में आपको ऐसा लगता है तो लॉलीपॉप है, आराम से हो जाएगा, लेकिन जब आपके सामने आता है ना तो आपके दिमाग में 10-10 नए-नए कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं। और ये पता नहीं होता है कि जैसा रीजनिंग होता है ना, सीरीज वाले क्वेश्चन, तो उनमें कभी कभी तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक लग जाता है, जबकि हमें लॉजिक तो हर यूज़ करना होता है, देखते हैं इसमें कहीं गलत ना हो जाए। तो बस इसी तरह से दोस्तों, बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहेगा, आप पढ़ते रहिएगा और नौकरी लग जाए तो बस अपने दोस्तों से बस एक बात कह देना कि हम कहाँ से पढ़े थे, हम रामसर के चैनल से पढ़े थे। बस यही चाहता हूँ आपसे, और कुछ नहीं चाहता। धन्यवाद।